अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह शेषा, अर्धव और वृंदा के साथ हस्तिनापुर गांव में अद्भुत मंदिर जाती है, जहां उनकी मुलाकात मान सिंह से होती है। तो वहीं काल और आदि नागिन का भी आमना सामना हो जाता है, जिसके बाद काल शेषा को बंदी बना लेता है और उसका रूप लेकर हवेली जाता है। अब आगे शेषा को उस रोशनी के पार कुछ नजर नहीं आता और वो बोलती है, कौन है आप जिसने मेरी मदद की? मैं स्वयं शिव हूँ शेषा। मेरा भक्त जब मुसीबत में होता है तो मैं खुद आकर उसकी सहायता करता हूँ और तुम मेरी परम भक्त हो। जाओ शेषा, तुम्हें जो कार्य दिया गया है उसे सफल करो, अपना नागिन धर्म पूरा करो। आपको कोटि कोटि प्रणाम भोलेनाथ। मैं आपकी शिव शक्ति की महिमा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कभी उसे दुश्मनों के हाथ नहीं आने दूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शेषा के इतना कहने के बाद भोलेनाथ का चमकदार रूप गायब हो जाता है, जिसके बाद शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और गुस्से में बोलती है, इस आदि नागिन के होते हुए कोई भी शिव शक्ति की उस पवित्र किताब को हाथ लगाना तो दूर, उसे देख तक नहीं सकता। जब जब दुश्मन ने शिव की शक्ति पर बुरी नजर डाली है, तब तब उसका अंत हुआ है और आज भी होगा उस काल का अंत, वो भी इस आदि नागिन के हाथों। यहाँ एक तरफ शेषा आजाद हो जाती है, वहीं शेषा बना हुआ काल वृंदा के साथ पूजा की तैयारियां कर रहा होता है। तभी कमरे में मान सिंह आता है और बोलता है, आदि नागिन, शुभ मुहूर्त शुरू होने ही वाला है। आप अपनी तैयारी जल्दी पूरी कर दो, मैं द्वार की चाबियां लेकर आता हूँ। जी ठीक है, आप जाइए, हम सब आते हैं। जी जी ठीक है। इतना कहकर मान सिंह वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काल मन ही मन में सोचता है, आ ही गया वो वक्त जिसका मुझे सालों से इंतजार था। अब ये पूरा संसार मेरा होगा। अब भगवान का नहीं बल्कि हर तरफ शैतान का राज होगा। शेषा तुम कहाँ खो गई? चलो जल्दी करो। ठीक है। वृंदा, अर्धव और शेषा तीनों अद्भुत मंदिर में पहुंचते हैं, जिसके बाद मान सिंह वहां आता है और द्वार को खोल देता है। वहीं असली शेषा भी जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचती है, पर तब तक वृंदा, अर्धव और काल मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। काल के अंदर प्रवेश करते ही बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। तभी मान सिंह बोलता है, ये क्या हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हे भोलेनाथ, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? आदि नागिन कहाँ गई? मान सिंह की बात सुनकर अर्धव और वृंदा देखते हैं कि शेषा वहाँ पर नहीं है। तभी अर्धव बोलता है, शेषा कहाँ चली गई? शेषा। अर्धव जल्दी तलाशो शेषा को। एक वही है जो शिव शक्ति पर सुरक्षा कवच चढ़ा सकती है। मान सिंह जी, आप भी बाहर जाकर देखिए जरा। वृंदा की बात सुनकर सभी शेषा को तलाशते हैं, जिसके बाद काल यानी कि शेषा मंदिर में रखी शिव शक्ति की किताब के पास खड़ी हुई थी, जो कि एक सुरक्षा घेरे के अंदर थी। तभी वहाँ अर्धव और वृंदा आते हैं और बोलते हैं, शेषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा आरंभ करो शेषा। हाँ शेषा, जल्दी करो। मैं यहाँ ये किताब लेने आया हूँ। ये शिव शक्ति की किताब मेरी है। आखिरकार मैं इस किताब तक पहुँच ही गया। इतना कहकर काल अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर अर्धव और वृंदा के होश उड़ जाते हैं। तभी काल अपनी जादू से उन दोनों को बंदी बना लेता है और अपना असली रूप लेकर बोलता है, मैं हूँ काल। अब मैं करूँगा इस दुनिया पर राज। शिव शक्ति की ये किताब मेरी होगी, काल की होगी। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करके ही दम लूंगा। इतना कहकर काल नागमणि की मदद से शिव शक्ति का सुरक्षा घेरा तोड़ देता है और जैसे ही शिव शक्ति की किताब को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी वहाँ शेषा आती है और जोर से बोलती है, वहीं रुक जा काल, तेरी मौत आ गई है। तेरे जैसे पापी को कभी शिव शक्ति की किताब नहीं मिलेगी। तो तू आ ही गई आदि नागिन। शिव शक्ति की किताब तो अब मेरी ही होगी। इस गलत फहमी से बाहर आ जा काल और आंखें खोल कर देख।
तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज तेरा अंत तय है काल, वो भी इस शुभ मुहूर्त में। इतना कहकर शेषा बंधी बने हुए अर्धव और वृंदा की तरफ देखती है। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वृंदा और अर्धव दोनों आजाद हो जाते हैं और आकर शेषा के पास खड़े हो जाते हैं। तभी काल बोलता है, आदि नागिन, तेरे जैसी 10 नागिन भी आज मेरे सामने खड़ी होगी तो भी तू नहीं रोक सकती। भूल मत, मेरे पास मणि है जिसकी ताकत तुम सबसे कहीं ज्यादा है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जैसी न जाने कितनों को इस आदि नागिन ने मौत की नींद सुलाया है। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिव शक्ति की रक्षा करना हम नाग नागिनों का फर्ज है। फिर चाहे इस फर्ज को पूरा करने में हमें हमारी जान ही क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर हर महादेव। इतना कहकर शेषा अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद वो अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और शिव का जाप करती है। तभी उसके हाथों में उसकी तिलस्मी तलवार आ जाती है, जिससे वो काल पर पहला वार करती है और बदले में काल भी उस पर वार करता है। ऐसे ही काल अपने जादू से अपने शस्त्रों को प्रकट करता है और एक के बाद एक वार करता है। इस बीच वृंदा और अर्धव भी घायल होकर अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद काल नागमणि की सहायता से शेषा पर वार करता है, जिससे शेषा भी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी काल बोलता है, आदि नागिन, ये जो मैंने तुझ पर वार किया है, इसके बाद तू अपना रूप नहीं बदल सकती, ना ही तेरी शक्तियाँ काम करेंगी। अब शिव शक्ति को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आज काल महाकाल बन जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। हे शिव भगवान, इतना बड़ा अनर्थ मत होने दो। शिव, कोई रास्ता दिखाओ। नहीं करेगा तेरी कोई मदद। हर लोक में बस काल का राज होगा, काल का। सालों पहले मैंने तुझे हराया था, आज भी तू हारेगी नागिन, और यह काल जीतेगा। नागमणि भी मेरी, शिव शक्ति की किताब भी मेरी, और तुम नागिन बनोगी मेरी गुलाम। काल का होगा राज हर जगह। ऐसा कभी नहीं होगा। काल, तू हारेगा। आज इस जगह अभी हारेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता नागिन, तेरा शिव भी नहीं। इतना कहकर काल शिव शक्ति की किताब की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है और शेषा बोलती है, शिव भगवान, मदद करो। इस अनर्थ को होने से रोक लो शिव, रोक लो। आज हम नाग नागिनों की रक्षा करो। तभी शिव की प्रतिमा के पास गड़ा हुआ त्रिशूल शेषा के आगे आकर गिर जाता है, जिसे देखकर शेषा बोलती है, मिल गया तेरा इशारा, मिल गया मुझे शिव शक्ति का राज। आज काल का अंत तय है। इतना कहकर शेषा अपनी पूरी हिम्मत करके उठती है और अपने हाथों में त्रिशूल को लेकर काल को ललकारती है। काल, जिसे याद करना है याद कर ले, तेरी मौत आ गई है। ये देख, आदि नागिन तेरे सामने जिंदा खड़ी है। मेरी आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और ये शक्ति तो मुझसे कभी नहीं छीन सकता। आज आदि नागिन तेरा अंत करके रहेगी। जो चीजें गलत हुई हैं उसे सही करना ही होगा। शेषा की बात सुनकर काल जैसे ही पीछे पलटता है, तभी शेषा हर हर महादेव बोलते हुए हवा में उड़ती है और त्रिशूल को सीधा काल की छाती के आर पार कर देती है, जिससे काल की वहीं मौत हो जाती है और नागमणि उसके ताज से निकलकर शेषा के हाथों में आ जाती है। क्या शेषा का मकसद पूरा हो गया था या अभी भी किसी राज से पर्दा उठना बाकी है? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भोलेनाथ खुद आकर शेषा की मदद करते हैं और शेषा अद्भुत मंदिर तक जाती है। यहाँ वो काल से युद्ध करती है और नागमणि को हासिल कर लेती है। साथ ही शिव के त्रिशूल से काल का अंत करती है। अब आगे शेषा शिव के त्रिशूल को काल की छाती के आर पार करती है और काल का वही अंत हो जाता है, जिसके बाद नागमणि काल की ताज से निकलकर शेषा के हाथों में आ जाती है। शेषा नागमणि की मदद से
वृंदा और अर्धव के सभी जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद तीनों मिलकर शिव की आराधना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद नागमणि खुद ब खुद आकर शेषा के सर के सजे ताज में स्थापित हो जाती है, जिसके बाद शेषा शिव के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा की वजह से हमें नागमणि वापस मिल गई और मैं उसे आपके पास ले आई। हम नाग नागिनों को और हर उस इंसान को जो अच्छाई और भलाई के काम में लगा है उसे सफलता देना और मुझे शक्ति देना भोलेनाथ। जब जब कोई शिव शक्ति की किताब और नागमणि पर बुरी नजर डाले तो मैं उसका विनाश कर सकूं। इतना कहकर शेषा शिव शक्ति की किताब के पास जाती है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से अपनी एक उंगली काटकर खून के कुछ कतरे जमीन पर गिराती है और कुछ मंत्रों का जाप करती है, जिसके बाद शिव शक्ति की किताब के पास वापस से एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। काल को मारने और नागमणि को हासिल करने के बाद शेषा वृंदा और अर्धव के साथ नागलोक वापस आती है, जहां बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है। तभी वहां नागलोक की महारानी आकर बोलती है, शेषा, मुझे पता था कि जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है तुम उसे जरूर सफल करोगी और तुमने वो कर दिखाया। सालों पहले हमारे दुश्मन ने जो घात हमारे साथ किया था, आखिरकार तुमने उसका बदला ले ही लिया। शुक्रिया महारानी, आप सब लोगों, वृंदा और अर्धव का भी इसमें बराबर का योगदान है। ठीक है, आज शाम नागलोक में हमारी जीत की खुशी का जश्न रखा गया है, तो तुम आराम करो, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर महारानी वहां से चली जाती है। शाम होती है, सभी लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं, पर सभी नाग नागिनों के बीच में वृंदा मौजूद नहीं थी। शेषा उसे तलाशने के लिए इधर उधर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि वृंदा किसी नकाबपोश आदमी से सभी से छुपकर कुछ बात कर रही है, पर जब तक शेषा उसके पास पहुंचती है तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। तभी शेषा वृंदा से बोलती है, वृंदा, तुम सबसे दूर होकर किससे बात कर रही हो यहाँ? किसी से भी नहीं तो शेषा, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। वृंदा मुझसे झूठ बोल रही है, जबकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है कि ये उस आदमी से बात कर रही थी। क्या हुआ शेषा, चलो ना, हमारा सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वृंदा शेषा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वृंदा मन ही मन बोलती है, सब वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने और उसने सोचा था। अब बस आखिरी दाव खेलना बाकी है, फिर सब हमारा हो जाएगा। इतना सोचकर वो सभी के साथ जश्न में खुशी मनाने लगती है, जिसके बाद अर्धव, वृंदा और शेषा तीनों नागलोक से धरती लोक आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, पर जब से वृंदा ने शेषा से झूठ बोला था, तब से शेषा को उसका स्वभाव कुछ खटकने लगा था। पर क्योंकि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इस वजह से शेषा वृंदा को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन शेषा वृंदा को बिना बताए उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि वृंदा के कमरे से कुछ हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं। शेषा कमरे में करीब जाकर उन लोगों की बातें सुनती है। बस अब वो पल ज्यादा दूर नहीं है जब वो ताज, तलवार, शिव शक्ति और नागमणि सब हमारे होंगे। बहुत इंतजार कर लिया। हाँ, बस हमें हमारा आखिरी दाव चलना है, उसके बाद सब हमारा होगा और फिर हम उस शेषा का भी काम तमाम कर देंगे। हम दोनों के रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा फिर। सही कहा तुमने। अब शेषा को रास्ते से हटाने और उसकी जगह लेने का समय आ गया है। कमरे के बाहर खड़ी शेषा का यकीन ये सारी बातें सुन के चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने नागिन रूप में आती है और खिड़की से छुपकर वृंदा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि जिस इंसान के साथ मिलकर शेषा ये सारी प्लानिंग कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि अर्धव है। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। शेषा वहां से वापस बाहर आती है और अपना रूप परिवर्तन करके खुद से बोलती है, इतना बड़ा धोखा
वो भी मेरे साथ। मेरे ही अपनों ने मेरा यकीन तोड़ा। कभी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं वृंदा और आर्थव को। नागमणि की तरफ जो भी बुरी नजर उठेगी, ये आदि नागिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर चाहे वो मेरा प्यार या फिर मेरी बचपन की सहेली ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोल शेषा वहाँ से चली जाती है और वृंदा और अर्धव भी इस बात से अनजान थे कि शेषा उनका सच जान चुकी है, जिसके चलते दोनों ही अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी करते हैं। तो वहीं शेषा भी उन दोनों पर पूरी नजर रखे थी। ऐसे ही एक शाम वृंदा अर्धव से मिलती है और बोलती है, अर्धव, मेरी बात को गौर से सुनो। शेषा तुम्हें अपना सब कुछ मानती है। तुम्हें किसी भी तरीके से उसकी तलवार उससे छीननी है या उससे ले लेना। उस तलवार से हम महारानी को मार देंगे, क्योंकि वो तलवार खुद शिव ने शेषा को दी थी। उस तलवार के वार से कोई भी नाग नागिन नहीं बच सकता। जिसके बाद महारानी मर जाएगी और महारानी को मारने के जुर्म में शेषा से सब कुछ छीन लिया जाएगा, उसका ताज और शिव शक्ति की रखवाली भी, सब कुछ। और फिर वृंदा यानी मेरा नाम आएगा, क्योंकि शेषा के बाद नागलोक की सबसे उत्तम नागिन मैं हूँ। ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि शेषा अपनी तलवार इतनी आसानी से हमें देगी? देगी, अर्धव, उसे देना ही होगा। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक बार मैं आदि नागिन बन गई, मेरी ताजपोशी हो गई, फिर पूरे नागलोक पर हमारा राज होगा। इतना कहकर वृंदा अर्धव को तलवार लेने की योजना बताती है, जिसे सुनकर अर्धव बोलता है, ठीक है वृंदा, जैसा तुम कहोगी सब वैसा ही होगा। बस एक शेषा की तलवार हमारे हाथ लग जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। ये देखो, ये है एक अभिमंत्रित किया हुआ खंजर। इसके वार से हम शेषा को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकते हैं और फिर शेषा का रूप लेकर मैं महारानी को मार दूंगी। ठीक है वृंदा, अब मैं चलता हूँ। शेषा के पास जाना है, उसने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है उसे। इतना कहकर अर्धव वहाँ से शेषा के पास जाता है। शेषा उसे देखकर भाग के उसके गले लग के बोलती है, अर्धव, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अरे कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम कर रहा था। मुझसे भी जरूरी काम था? नहीं शेषा, तुमसे जरूरी तो कुछ भी नहीं है, तभी तो सब छोड़कर आ गया पास। इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि हम दोनों शादी करेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। अरे वाह, यही तो मैं इसे कहने वाला था, पर ये तो सामने से खुद मुझे यही कह रही है। तलवार तक जाने का यही तो रास्ता है। बोलो ना, क्या हुआ? प्यार करते हो ना मुझसे? शादी करोगे ना तुम मुझसे? पूरा नागलोक हमारे मिलन का जश्न मनाएगा। हाँ शेषा, मैं तुमसे शादी करूँगा। लो, फंस गई मछली जाल में। देखना अर्धव, मैं तुम्हें और वृंदा को कैसे तुम्हारी ही चाल में उल्टा फंसा देती हूँ। अर्धव की बात सुनकर शेषा उसे गले से लगा लेती है। आखिर सब सच जानने के बाद भी शेषा ने अर्धव से शादी करने का फैसला क्यों किया? क्या वृंदा नागमणि ले पाएगी? क्या अर्धव और वृंदा शेषा महारानी को मार देंगे? जानने के लिए देखते रहिए नागिन का अगला भाग। अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह शेषा के सामने वृंदा और अर्धव की साजिश का सच आ जाता है, और सब कुछ जानने के बाद भी शेषा अर्धव के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है और अर्धव उसे हाँ बोल देता है। अब आगे अर्धव शेषा की तरफ से शादी का प्रस्ताव सुनकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद अर्धव वहाँ से चला जाता है और शेषा खुद से बोलती है, इन दोनों को क्या लगता है कि ये मुझे पागल बनाकर मुझसे सब कुछ करवा लेंगे? पर ये भूल रहे हैं कि मैं कोई आम इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, बल्कि सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी आदि नागिन हूँ। मेरे साथ चाल चलना इन दोनों को कितना भारी पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और गुस्से से देखने लगती है। वहीं अर्धव शेषा के घर से निकलकर सीधा वृंदा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बोलती है, वाह, क्या कमाल की खबर सुनाई है तुमने अर्धव। यही तो मैं चाहती थी।
कि तुम शेषा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी के लिए राजी करो। विवाह से पहले तुम्हारी ताजपोशी पर रस्म के अनुसार आदि नागिन की तलवार को दिया जाएगा। और देखो, अब तो सामने से खुद शेषा ने तुम्हें शादी के लिए कह दिया। लगता है भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि मैं आदि नागिन बन जाऊं। हाँ हाँ वृंदा, सही कहा तुमने। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ठीक उसी तरह अब भोलेनाथ भी चाहते हैं कि तुम आदि नागिन बन जाओ। सही कहा तुमने अर्धव। और हाँ, अपने आसपास का भी ख्याल रखो। हमारा ऐसे रोज रोज मिलना कहीं किसी को हम पर शक ना हो जाए तो हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है वृंदा, तुम चिंता मत करो। तुम रानी और मैं राजा बनकर रहेंगे, चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछानी पड़ जाएं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और शेषा महारानी से मिलने के लिए नागलोक जाती है, जहाँ महारानी शेषा को परेशान देखकर उससे बोलती है। क्या हुआ शेषा, कुछ बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं महारानी, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो शेषा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें बनाया है मैंने। मैं भली भांति जानती हूँ कि कोई न कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। महारानी, अगर कोई अपना ही आप पर वार करना चाहे, आपको धोखा देना चाहे तो क्या करना चाहिए? शेषा, धोखा देना यानी यकीन और रिश्तों का खून करना, जिसकी कोई माफी नहीं होती। ठीक है महारानी, वैसे जो मैं यहाँ कहने आई थी वो तो भूल ही गई। मैं ये बताने आई थी कि मैं और आर्धव शादी करने का निर्णय ले चुके हैं। आने वाली पूर्णिमा की रात को हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बन जाएंगे महारानी। ये तो अत्यंत खुशी की बात है। मैं पूरे नागलोक में तुम्हारी शादी की घोषणा करवा देती हूँ ताकि विवाह की तैयारियाँ आरंभ की जा सके। आखिरकार नागलोक की आदि नागिन का विवाह होने जा रहा है। जी महारानी, आज्ञा दे, मुझे जाना है, कुछ आवश्यक काम है। इतना कहकर शेषा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं महारानी भी अपने कहे अनुसार पूरे नागलोक में शेषा और अर्धव के विवाह का ऐलान करवा देती है, जिसके बाद पूरा नागलोक अर्धव और शेषा के विवाह की तैयारियों में लग जाता है। साथ ही रस्म के अनुसार अर्धव की ताजपोशी की तैयारियां की जाती है। वृंदा ये सब देखकर बहुत खुश थी। पूरे नागलोक में खुशी का माहौल था। तभी नाग नागिन अर्धव की ताजपोशी के लिए नाग रानी महारानी के दरबार में एकत्रित होते हैं। तभी शेषा और अर्धव को सिंहासन पर बैठाया जाता है और महारानी बोलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली पूर्णिमा को शेषा और अर्धव का विवाह होने वाला है, जिसके चलते नियमों और रस्मों के अनुसार आज अर्धव की ताजपोशी की जाएगी ताकि वो पूरी तरह से आदि नागिन के वर होने योग्य बन जाए। ताजपोशी आरंभ की जाए। महारानी के इतना कहते ही महारानी की एक नागिन दासी हाथों में ताज लिए उसके पास आती है, जिसके बाद महारानी अपने हाथों से अर्धव के सर पर वो ताज पहनाकर उसे आदि नागिन का वर घोषित कर देती है और कहती है। शेषा, अर्धव की ताजपोशी तो हो गई। अब तुम अपनी शिव की दी हुई उस तलवार को अर्धव को सौंप दो, क्योंकि अब से वो उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है महारानी, जैसा आप कहें। इतना कहकर शेषा सिंहासन से खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों को आगे करके शिव का स्मरण करती है और उसके हाथों में उसकी तलवार आ जाती है, जिसे वो अर्धव के हाथों में सौंप देती है और कहती है। लो अर्धव, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। कभी नहीं शेषा। पास ही खड़ी वृंदा ये सब देख रही होती है, जो मन ही मन बोलती है। वाह, ये दाव बिल्कुल सही चल रहा है। अब बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, जब मैं शेषा का रूप धारण करके महारानी को मारकर शेषा को भी मार दूंगी। पूरे नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। कोई नहीं होगा जो मेरी शक्ति के आगे टिक पाएगा। इतना सोचकर वृंदा शेषा से बोलती है। शेषा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा और अर्धव का इतने बरसों का प्यार विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। सच में वृंदा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रही हो। इस खुशी का राज मेरा विवाह ही है या कुछ और? अरे तुम ही हो। तुम दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लगते हो। भोलेनाथ तुम्हारा साथ हमेशा यूं ही बनाए रखे। साथ तो जन्म जन्म तक का था, लेकिन तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया, अब इस साथ की उम्र बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। अरे शेषा, कहाँ खो गई?
नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर शेषा सभी के साथ ताजपोशी के समारोह का लुत्फ उठाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, जहां एक तरफ वृंदा और अर्धव अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तो वहीं शेषा भी उन दोनों पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ऐसे ही एक शाम शेषा नागलोक की एक झील के पास शांत बैठी होती है। तभी वहाँ अर्धव आकर बोलता है। शेषा, क्या हुआ? तुम ऐसे अकेली उदास क्यों बैठी हो? अकेली कहाँ, तुम हो तो मेरे साथ। अरे पर मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। तो बस यूँ समझ लो कि मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है, अब तो जल्द ही पूनम की रात को हमारा मिलन होने वाला है। पर दिल में एक अजीब सी बेसब्री भरी हुई है। पूर्णिमा की रात तक का इंतजार नहीं हो रहा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम प्यार भरे कुछ पल एक साथ बिता सकते हैं? अरे कैसी बात कर रही हो? मुझे ऐतराज क्यों होगा शेषा? तुम मेरा प्यार हो, और कुछ पल क्यों, मैं तो अनगिनत पल बिताना चाहता हूँ। अर्धव की बात सुनकर शेषा बहुत ही प्यार से उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है, जिसके बाद वो अर्धव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और बड़े प्यार से बोलती है। अर्धव, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जाम लेकर आती हूँ। ठीक है शेषा। शेषा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो हाथों में जाम लिए वापस आती है, जिसे वो अर्धव को देते हुए बोलती है। ये लो, इसे पी लो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। जरूर शेषा। इतना कहकर अर्धव शेषा के हाथों से जाम लेकर पी जाता है, जिसके बाद शेषा उसके करीब जाकर बैठ जाती है और बोलती है। अर्धव, तुम मेरा प्यार हो ना, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। आओ, आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना कि मेरे प्यार के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। इतना कहकर शेषा अर्धव को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद अर्धव का सर भारी होने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी होश खोने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आखिर क्या मिलाया था शेषा ने जाम में और क्या है शेषा की अगली चाल, जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अब तक आपने देखा कि किस तरह से शेषा अपनी चाल का पहला दांव चलती है और अर्धव को खुद से विवाह करने के लिए मना लेती है। विवाह की रस्मों के अनुसार नागलोक की महारानी के द्वारा अर्धव की ताजपोशी करके उसे आदि नागिन का वर घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच शेषा और अर्धव एक दूसरे के करीब आते हैं। अब आगे अर्धव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। धीरे धीरे वो अपने होश खो बैठता है और शेषा की बाहों में बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी गुफा में अकेला होता है और उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। तभी वहाँ वृंदा आकर बोलती है। अर्धव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं तो शेषा के साथ था, मैं यहाँ कैसे आया? शेषा के साथ नहीं, तुम तो जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। मैं वहीं से गुजर रही थी तो मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अगर मैंने वृंदा को सच कह दिया तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, पर मैं जंगल में आया तो आया कैसे? अर्धव, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मदद के लिए शुक्रिया। अच्छा अब मैं आता हूँ, मुझे जरूरी काम है। इतना कहकर अर्धव जल्दी से वहाँ से उठकर शेषा के पास उसकी गुफा में जाता है, जहाँ कोई नहीं होता। पर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकल रहा होता है, तभी जंगल में उसे नजर आता है कि वृंदा किसी और से बात कर रही है और बोल रही है। अर्धव को अभी तक यही लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शेषा के मरने के बाद मैं उसका साथ दूंगी, उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। पर उसे ये नहीं पता कि जल्द से जल्द अब महारानी और शेषा के साथ वो भी मौत की नींद सोने वाला है, वो भी मेरे हाथों। अब तुम जाओ यहाँ से। पूर्णिमा की रात जब मैं अर्धव के साथ महारानी को मारने महल जाऊंगी, तुम वहीं आ जाना, वहीं हम अर्धव को भी मार देंगे। ये सारी बातें सुनकर अर्धव को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बोलता है। यहाँ मैं इतने सालों से राजा बनने के लिए शेषा के सच्चे प्यार को छोड़कर इस धोखेबाज वृंदा का साथ दे रहा था और ये मुझे ही मारने की तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
मुझे ये जरिया बनाकर मुझे ही मारना चाहती है। पर अब मौत तो होगी, लेकिन इसकी, वो भी मेरे हाथों। इतना कहकर अर्धव अपना नाग रूप धारण करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे शेषा बेहोश नजर आती है और अर्धव उसके पास जाता है और अपना रूप परिवर्तन करके शेषा को उठाते हुए बोलता है। शेषा, शेषा क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ शेषा? अर्धव की बात सुनकर शेषा होश में आती है और बोलती है। पता नहीं अर्धव, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारे साथ थी ना। किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोर से वार किया और आंखें खुली तो मैं यहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ। कोई बात नहीं शेषा, तुम ठीक हो ना हो, ये सब वृंदा का ही किया धरा है, पर अब उसे उसी के खेल में मात दूंगा। चलो शेषा, मैं तुम्हें गुफा में ले चलता हूँ तुम्हारी। इतना कहकर अर्धव शेषा को अपनी बाहों में उठाकर उसकी गुफा में ले जाता है और उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। तभी शेषा बोलती है। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हारा और बस तुम्हारा बनकर रहूंगा। फिर चाहे कोई मुझे कितना भी खुद का बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, मैं उसे हमें अलग नहीं करने दूंगा। उन दोनों की ये बातें गुफा के बाहर मौजूद वृंदा सुन लेती है और खुद से बोलती है। इन दोनों की ये नजदीकियां बहुत ही बढ़ने लगी है। मुझे इस पर रोक लगानी ही होगी। कहीं ऐसा न हो कि मैं जीती जीता ही बाजी हार जाऊं। बहुत मुश्किल से इस खेल में यहाँ तक आई हूँ। अब मैं किसी को भी इस खेल को बर्बाद करने नहीं दूंगी, फिर चाहे वो अर्धव भी क्यों ना हो। इतना कहकर वृंदा भी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शेषा से बात करने के बाद अर्धव भी वहाँ से चला जाता है। तीनों ही अपने अपने मन में अपनी अपनी अलग अलग योजना लिए हुए एक दूसरे पर वार करने की तैयारी करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। आखिरकार पूर्णिमा की रात के आने का वक्त हो जाता है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। उस रात से पहले वृंदा अर्धव से मिलती है और बोलती है। अर्धव, तैयार हो ना? आज ही वो रात है जिसका हमें इतने समय से इंतजार किया है। हाँ वृंदा, मैं तैयार हूँ। शाम ढलने वाली है और पूर्णिमा की रात शुरू होने वाली है। मैं भी जल्दी से तैयार होकर शेषा के पास जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी उस खंजर के साथ। इतना कहकर वृंदा और अर्धव अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं बाकी सभी नाग नागिन मिलकर शेषा और अर्धव के विवाह की सभी तैयारियां समाप्त कर देते हैं। शेषा भी दुल्हन का जोड़ा पहनकर सर पर अपना आदि नागिन का ताज सजाकर पूरी तरह तैयार थी और आईने में खुद को देखकर वो बोलती है। आज मेरे इंतकाम की रात है। जिस धोखे को मैं पिछले 100 साल से जी रही हूँ, आज उसका अंत होगा। ये आदि नागिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसने शिव की शक्ति को ललकारा है, उसको गलत मकसदों के लिए इस्तेमाल करना चाहा है, उसका विनाश तय है। शेषा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्धव आता है और बोलता है। वाह, क्या रूप है, क्या चमक है। शेषा, तुम तो इस पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा चमक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आज नागलोक में 2-2 चांद हैं, एक वो आसमान में और एक ये मेरे सामने। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस चांद की चमक हर उस बुरी ताकत को मिटा देगी जो मुझे बर्बाद करना चाहती है। क्या मतलब शेषा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अर्धव, तुमसे एक बात पूछूं? सच सच जवाब देना। हाँ हाँ, पूछो। आज तक कभी तुमने मुझसे झूठ बोला है या कुछ छुपाया हो? कुछ ऐसा जो तुमने मुझे ना बताया हो? नहीं नहीं शेषा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कहूँ कि आज तक मैंने तुम्हें झूठ के सिवा कुछ कहा ही नहीं है। पर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो शेषा? बस यूं ही दिल में आया तो पूछ लिया। आज हमारे मिलन की रात है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई बात ऐसी हो जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो। इतना कहकर शेषा अर्धव के गले लग जाती है। तभी वहाँ वृंदा आती है और शेषा की पीठ पर उसी अभिमंत्रित किए हुए खंजर से वार करती है। उस खंजर के वार से शेषा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और वृंदा बोलती है। अर्धव, खेल शुरू हो गया है। शेषा ज्यादा देर इस अभिमंत्रित खंजर से बेहोश नहीं रह सकती, इसलिए हमें जल्दी ही जाकर महारानी के दरबार में उनको मारना होगा। ठीक है, चलो। तभी वृंदा कुछ मंत्रों का जाप करती है और शेषा के रूप में आ जाती है। अर्धव और शेषा
दोनों महारानी के महल की तरफ जाते हैं। तो वहीं बाकी सभी नाग नागिन भी मंडप में अर्धव और शेषा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शेषा बनी हुई वृंदा अर्धव के साथ महारानी के महल में पहुंचती है। तभी महारानी उनको देखकर बोलती है, अर्धव, शेषा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मंडप में जाना चाहिए। मैं बस वहीं आ रही थी। विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ होने वाला है। महारानी, हम विवाह से पहले आपका आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हमारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी रहे। जी महारानी, शेषा सही कह रही है। इतना कहकर अर्धव तलवार को शेषा के हाथों में देता है, जिसके बाद शेषा तलवार को जमीन पर रखती है और दोनों झुककर महारानी को स्पर्श करते हैं। तभी महारानी बोलती है, हर हर महादेव, भोलेनाथ तुम दोनों को यूं ही साथ रखे। आपने तो हमें आशीर्वाद दे दिया महारानी, लेकिन अब हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। इतना कहते ही शेषा तलवार उठाकर महारानी के जिस्म के आर पार कर देती है और महारानी वहीं दम तोड़ देती है। उन दोनों को ऐसा करते हुए नागिन दासी देख लेती है और वो हर तरफ शोर मचा देती है। आखिर क्या सच में महारानी मर गई? क्या वृंदा अपने इरादों में सफल हो गई? जानने के लिए देखिए नागिन का अंतिम भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरे नागलोक में शेषा और अर्धव के विवाह का जश्न मनाया जा रहा था। इसी के साथ वृंदा अभिमंत्रित खंजर से शेषा पर वार करती है और फिर उसका रूप धारण करके महारानी के महल में जाती है, जिसके बाद वो शेषा की तलवार से महारानी को मार देती है। अब आगे शेषा को महारानी को मारते हुए उनके दरबार की एक नागिन दासी देख लेती है, जिसके बाद वो दासी सभी लोगों में जाकर ये बात फैला देती है। इससे पहले कि कोई भी वृंदा और अर्धव को पकड़ पाता, वृंदा और अर्धव दोनों ही अपना रूप परिवर्तन करके वहाँ से चले जाते हैं और वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ पर शेषा बेहोश पड़ी थी। तभी वृंदा अपनी असली रूप में आती है और अर्धव से बोलती है, अर्धव, एक शिकार तो हो ही गया, अब शेषा को भी मार देते हैं। इससे पहले ये होश में आए और अपने लिए कोई सफाई पेश करे या फिर हमारे राज का पता चले, इससे पहले इसे भी मौत की नींद सुला देते हैं। हाँ क्यों नहीं, पर इससे पहले तुम मरोगी, वो भी मेरे हाथों। अर्धव, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ कि तुम शेषा को मारने के बाद मुझे भी मार दोगी, क्योंकि तुम तो किसी और के साथ हो, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ तुम छल कर रही हो। अच्छा, मैं छल कर रही हूँ? और जो तुम दिन पर दिन शेषा के करीब जा रहे हो उसका क्या? सच तो ये है कि तुम्हारे मन में खोट है, तुम्हें कहीं ना कहीं शेषा से प्यार हो गया है। हाँ है प्यार, क्योंकि वो सच्ची है। गलत मैंने उसके साथ किया, पर आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद मैं राजा बनूंगा, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं होगा। अर्धव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ महारानी कुछ नाग सिपाहियों के साथ आती है। महारानी को जिंदा देखकर अर्धव और वृंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी महारानी बोलती है, क्या हुआ? आंखों को यकीन नहीं हो रहा देखकर कि महारानी जिंदा है, जिसे अभी कुछ क्षण पहले वृंदा ने शेषा बनकर मार दिया था। क्यों, सही कहा ना वृंदा? महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वृंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी बेहोश पड़ी शेषा उठकर बोलती है, बस करो वृंदा, और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारे और अर्धव के मन में क्या है क्या नहीं, ये मैं और महारानी अच्छे से जान गए हैं। और आज मेरे विवाह की नहीं बल्कि मेरे इंतकाम की रात है। शेषा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, हमने कुछ नहीं किया। किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया और क्या कर रहा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। राजा बनना चाहते थे ना अर्धव तुम, और तुम वृंदा, तुम महारानी को मारकर नागमणि, आदि नागिन का पद, शिव की तलवार और शिव शक्ति की किताब सबको हासिल करना चाहती थी। साजिश तो बहुत अच्छी थी, पर अफसोस कि तुम दोनों कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस आदि नागिन के वार से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं शेषा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं और वृंदा तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन तालाब के पास जो तुमसे मिली थी वो शेषा नहीं बल्कि मैं थी। मैंने तुम्हें जाम पिलाया था, उसके बाद तुम मेरे वशीकरण में थे।
मैंने तुमसे शिव की तलवार को प्रकट करवाया और उसके बाद तुम्हें असली तलवार की जगह नकली तलवार दे दी। उसके बाद मैंने वृंदा का रूप धारण किया और तुम्हारे मन में वृंदा के खिलाफ शक भर दिया ताकि तुम दोनों एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाओ। और फिर तुम्हें जो रास्ते में बेहोश शेषा मिली वो मैं ही थी। तुम दोनों को क्या लगा था कि चाल बस तुम दोनों ही चल सकते हो और तुम दोनों इतनी आसानी से जीत भी जाओगे? अरे मैं कोई आम नागिन नहीं हूँ, भूल गए क्या? मुझे मात देना किसी के हाथ में नहीं है और जो मुझे धोखा देगा, मेरा बुरा करना चाहेगा ना, उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहते ही महारानी और शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आते हैं और शेषा बोलती है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। अब तुम्हारे पास ना तो शिव की तलवार है और ना ही शिव शक्ति का कोई अभिमंत्रित खंजर है जिससे तुम मुझ पर वार कर सको। नहीं नहीं शेषा, इतनी जल्दी भी क्या है? अब जब सबको सब पता चल ही गया है तो लड़ाई आमने सामने की होगी। मुझे आदि नागिन बनने से कोई नहीं रोक सकता, खुद आदि नागिन और महारानी भी नहीं। वृंदा, मौत तो निश्चित है, वो भी आज इस शुभ मुहूर्त में। 100 साल से तुम दोनों मुझे धोखा देते आ रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे इस धोखे का अंत हो जाएगा। प्यार का और दोस्ती का बहुत ही अच्छा मजाक बनाया है तुम दोनों ने। कभी नहीं, मैं यहाँ तक आकर हार नहीं मानूंगी। मैं आदि नागिन बनकर रहूंगी। इतने सालों से जिस पल का इंतजार किया, उसके इतना करीब आकर उसे अपने हाथों से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी शेषा। कुछ ख्वाब जिंदगी में ख्वाब ही रह जाते हैं वृंदा, और वो कभी हकीकत नहीं बन पाते। वैसे ही तुम भी एक ख्वाब देख रही थी जिसे आज मैं चकनाचूर कर दूंगी। इतना कहकर शेषा वृंदा पर पहला वार करती है, जिस पर वृंदा भी शेषा पर वार करती है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे होते हैं। तभी शेषा गुस्से से वृंदा को घूर कर देखती है और अपने ताज में लगी नागमणि को छूती है और महादेव का जाप करती है और उसके हाथों में शिव की आदि शक्ति माँ काली का शस्त्र आ जाता है और शेषा का रूप और भी विकराल हो जाता है और उसी शस्त्र से वो वृंदा का सर धड़ से अलग करके बोलती है, आदि नागिन अपना इंतकाम लेकर ही रहती है, फिर चाहे उसे शिव की आदि शक्ति का रूप ही क्यों न धारण करना पड़े। वो हार नहीं मानती है, ना ही झुकती है। अर्धव, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर शेषा उसी शस्त्र से अर्धव की भी मुंडी धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वो शेषा और अर्धव के पार्थिव शरीर के मुंडियों को उठाकर सभी नाग नागिनों के समक्ष जाती है और गुस्से में बोलती है, ये 2 कटे हुए सर इस बात का सबूत है कि हर एक नाग नागिन इस बात का ध्यान रखे कि शिव की शक्ति की रक्षा करना उनका परम फर्ज है, और अगर किसी ने भी उस पर बुरी नजर डालने का दुस्साहस किया तो उसका यही हाल होगा जो इस धोखेबाज वृंदा और अर्धव का हुआ है। शिव ने हमें खुद ये रूप दिया है, वरदान दिया है, शक्तियाँ दी हैं, जिनका गलत इस्तेमाल करने का बस एक ही परिणाम है, मौत, मौत और मौत। शेषा की बात सुनकर सभी नाग नागिन उसके नाम की जयकारे लगाने लगते हैं। तभी महारानी बोलती है, आज शेषा की इस बहादुरी ने ये साबित कर दिया कि एक नागिन अपना इंतकाम हर हाल में पूरा करती है, फिर सामने उसका 100 साल का प्रेम हो या कोई साथी। शिव की शक्ति और उनकी धरोहर से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मैं उसे आदि नागिन से महारानी बना देती हूँ। अब से शेषा बस एक आदि नागिन नहीं बल्कि नागलोक की सबसे शक्तिशाली और बड़ी महारानी आदि नागिन होगी, जिसकी शक्ति के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। ताजपोशी की तैयारी की जाए। महारानी की बात सुनकर सभी नाग नागिन शेषा की ताजपोशी की तैयारी करते हैं, जिसके बाद पूर्णिमा की शुभ रात को शेषा की फिर से ताजपोशी की जाती है। महारानी अपने सर का ताज उतारकर शेषा के सर पर सजाती है, जिसके बाद शेषा अपने ताज में सजी हुई नागमणि को अपने हाथों में लेती है और शिव की प्रतिमा के आगे खड़े होकर बोलती है, भोलेनाथ, आपकी धरोहर की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म था और हमेशा रहेगा। इस नागमणि की असली जगह मेरा ताज नहीं बल्कि आप हैं। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ये नागमणि नहीं। आज मैं इसे आपको वापस सौंपती हूँ और मुझे शक्ति देना भगवान।
कि आने वाले हर एक युग में मैं आपकी ही भक्त बनूं। हर हर महादेव। इतना कहकर शेषा मणि को शिव के चरणों में रखती है और नागमणि खुद ब खुद शिव की प्रतिमा में समा जाती है और सभी नाग नागिन मिलकर शिव की प्रतिमा और शेषा पर फूलों की बारिश करने लगते हैं और इस तरह नागिन शेषा का इंतकाम पूरा होता है।